हे वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स बिहार पीजीटी एंड यूपी पीजीटी के जो साइकोलॉजी के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए सेंसेशन एंड परसेप्शन के कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चंस बताना चाहता हूं। इसके पहले भी मैं आपको सेंसेशन एंड परसेप्शन और भी अदर्स यूनिट हैं जो उसको लेकर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं, तो आप पहले भी जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सेंसेशन परसेप्शन के कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन के बारे में। आप चाहें तो खुद को चेक कर सकते हैं कि आपको पहले से आंसर आता है कि नहीं। इसके लिए आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आज, इसमें कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड दैट व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास ऑफ प्रिज्म इट इज ब्रोकन डाउन इनटू रेनबो कलर्स। ये क्वेश्चन तो क्लास 8th में ही हो चुका होता है, लेकिन साइकोलॉजी में भी इसको पढ़ा जाता है आफ्टर द 12th क्लास, और साइकोफिजिक्स में इसको पढ़ा जाता है। और अब ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने यह खोज की जब प्रकाश प्रिज्म के कांच से होकर गुजरता है तो इंद्रधनुष के रंगों में टूट जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है हमारे सामने छोटी सी क्लास से, तो हम इसको निश्चित ही जानते होंगे। तो आप बताइए किसका उत्तर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन ने बताया था कि जब प्रिज्म से प्रकाश का किरण पास होता है तो जो प्रकाश होता है वो इंद्रधनुष के रंगों में टूट जाता है, और वीबग्योर के नाम से यहाँ पर एक शॉर्टकट भी आपने याद किया होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ह्यू, यानी हिंदी में मतलब हुआ निम्नलिखित में से कौन सा रंग रंगों की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो हमें हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा रंग रंगों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ब्लैक वाइट ग्रे, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। ब्लैक वाइट ग्रे ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर रखा है। ब्लैक एंड वाइट ग्रे कलर्स तो होते हैं, लेकिन हम आम तौर पे कह सकते हैं बट साइकोफिजिक्स की भाषा में जो ब्लैक वाइट ग्रे हैं ये आपके रंगों की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका उत्तर सही होगा कि ये रंग जो यहाँ पर दिए गए हैं ये रंगों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका डी है, ये सही होगा लास्ट में। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कभी किसी इमेज को एडिट किया होगा तो आप जब कलर को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं से इस तरह से एक इमेज आती होगी जो आपको यहाँ पर दिख रही है ना। आपने इसको ज़रूर देखा होगा। तो ये जो इमेज है ये आपका ह्यू, यहाँ से हम ह्यू क्रिएट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ब्लैक वाइट ग्रे है ये ह्यू में नहीं आता है। यहाँ पर कलर व्हील बना हुआ है, बहुत सारे कलर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये बेसिक कलर होते हैं। और जो आपका ब्लैक वाइट ग्रे है वो ह्यू में शामिल नहीं होता है, रंगों की श्रेणी में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शंस। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत चर हमारी धारणाओं को प्रभावित करता है। पर्सनल वेरिएबल, व्यक्तिगत चर। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जितने इस दुनिया में लोग हैं सभी में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, अपना अपना पर्सनल एक थॉट पैटर्न होता है, पर्सनल यूनिक पर्सनैलिटी होती है, और पर्सनैलिटी थ्योरीज में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा व्यक्तिगत चर है जो कि हमारे परसेप्शंस को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारी धारणाओं को। नीड्स, इमोशंस, वैल्यूज़ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ध्यान रखना है नीड्स, इमोशन एंड वैल्यूज़। जितने सारे लोग उतने सारे लोगों की अलग अलग नीड्स, उतने सारे इमोशंस, उतनी सारी वैल्यूज़। कौन आदमी कैसा है, उसके साथ उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता है, किसकी वैल्यूज़ क्या है हमें नहीं पता होता है ना। तो ध्यान रखना है कि ये तीनों ऐसे चर हैं जो कि पर्सनली लोगों के परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। मेरी वैल्यू अलग है तो मेरा परसेप्शन अलग होगा किसी चीज़ के बारे में, आपका वैल्यू अलग है तो आपका परसेप्शन उसी चीज़ के बारे में अलग होगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग इमोशंस हैं। ये तो ऐसे चर हैं ये जो कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के परसेप्शंस को प्रभावित करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड परसेप्शन एज कम्प्लेक्स ऑफ सेंसरी एंड इमेजिनल एलिमेंट। इनमें से
किसने धारणा को संवेदी और काल्पनिक तत्वों को एक जटिल के रूप में परिभाषित किया है। आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं, इन नाम में से कौन ऐसा रहा है जिसने ये कहा है जो परसेप्शन है, जो हमारा परसेप्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है सेंसरी और इमेजिनल एलिमेंट के रूप में, जटिल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, टिचनर। टिचनर ने बताया था, टिचनर ने माना था कि जो परसेप्शन है, परसेप्शन को डिफाइन किया था एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेंसरी एंड इमेजिनल एलिमेंट के रूप में। तो इसे आप ध्यान रखिए सीधा सीधा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले अंग्रेजी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये 2 टाइम्स यहाँ पे हो गया है। हम सीधा इसका हिंदी मीन देखेंगे। मांसपेशियों के टेंडन्स एंड जोड़ों में स्थित इंद्रियां हमें हमारे अंगों की स्थिति और मांसपेशियों में तनाव की स्थिति के बारे में बताती हैं, वो इंद्रियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी सेंस ऑर्गन्स इन द मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ आवर लिम्स एंड द स्टेट ऑफ टेंशन इन द मसल्स। तो ध्यान रखिए, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो बॉडी पार्ट्स पे जो पर्टिकुलर जहाँ पर मूवमेंट करने वाले पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे सेंस होते हैं जो हमको सब बताते हैं कि कहाँ पे क्या मूव हो रहा है, हमारे बॉडी सेंस के बारे में बताते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले भी जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर इससे संबंधित चीज़ों को बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन ए, काइनेस्थेसिस। काइनेस्थेसिस बेसिकली हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके पोजीशन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ पर स्टिमुलेशन, रिसेप्टर्स, ट्रांजैक्शन ये कोई सेंस नहीं है, कोई बॉडी सेंस या कुछ और सेंस के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये चीज़ें अलग हैं और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। तो काइनेस्थेसिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, misperceptions resulting from misinterpretation of information received by our sensory organs are known as। यहाँ पर आपसे कहा गया है हमारी संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त जानकारी की गलत व्याख्या के परिणाम स्वरूप होने वाली गलत धारणाओं को कहते हैं। यानी समझिए, हमारी संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त जानकारी की गलत व्याख्या, यानी हमने जो भी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव की है, हम उस इन्फॉर्मेशन को जब गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत उसका मतलब बताते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी धारणा डेवलप होती है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? हमारे सामने कोई जो स्टिमुलस है या फिर जो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से, उसको हम जब गलत बताते हैं तो वो इल्यूजन्स होता है। मतलब देखते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, तो वो क्या है? इल्यूजन। ये आप ध्यान रखिएगा। हेलुसिनेशन क्या होता है? कोई चीज़ है ही नहीं और फिर भी हम बताने में लगे हैं कि ये कुछ है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन बी, इल्यूजन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Who demonstrated that economic deprivation affects perception? बताना है कि किसने ये बताया था कि व्यक्ति का जो आर्थिक अभाव है वो आर्थिक अभाव उसकी धारणा को भी प्रभावित करता है। आप सोच कर देखिए, जब हम बुरे दौर में होते हैं, जब हमारे पास आर्थिक अभाव होता है तो हमारे परसेप्शंस भी बड़े अलग होते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया था ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ब्रूनर एंड गुडमैन। ब्रूनर एंड गुडमैन ने इसके बारे में बताया था कि जो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन होता है, आर्थिक जब अभाव होता है तो हमारी वो परसेप्शंस को भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और सीधी सी बात है, जब लोगों के पास आर्थिक अभाव होता है तो उनके तरीके सोचने समझने की, चीज़ों को परसेप्ट करने के बहुत ही अलग होते हैं, उसके अपने कारण होते हैं। तो इसके बारे में ब्रूनर एंड गुडमैन ने स्टडी किया था, बताया था, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट द ब्रेन हैज़ द इननेट कैपेसिटी ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग परसेप्शंस। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि मस्तिष्क में धारणाओं को व्यवस्थित करने के लिए जन्मजात क्षमता होती है? मतलब कि इनमें से कौन मानता है कि मस्तिष्क में ये क्षमता जन्मजात से ही होती है कि वो कैसे धारणाओं को ऑर्गेनाइज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, परसेप्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो इसके बारे में कोहलर, काफ्का, वर्दाइमर, ये तीनों सहमत थे। तीनों ये मानते थे कि जो व्यक्ति होता है वो इननेट यानी जन्म से ही ये कैपेसिटी रखता है कि परसेप्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर होगा।
इसके बाद कहा गया है द काइंड ऑफ मोशन सीन इन मूवीज़। जो मोशन सीन हम मूवीज़ में देखते हैं उसमें किस तरह का सीन होता है, किस तरह की मोशन होती है बतानी है। एपरेंट मोशन होती है या स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन होती है या इंड्यूस्ड मोशन होती है, या फिर यहाँ पे ए और बी आपको ऑप्शन में दिया गया है क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि एपरेंट मोशन क्या है, स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन क्या है, इंड्यूस्ड मोशन क्या है। देखिए, आपने कई बार जब कोई अपनी बुक ली होगी, सॉरी, या रजिस्टर लिया होगा, बच्चों की कॉपी देखी होगी, कई बार ये इस तरह से इमेज बन के आती है। बच्चे बुक को मूव करते हैं, रजिस्टर को मूव करते हैं और कहते हैं देखो इसमें इमेज चल रही है, इमेज में मूवमेंट हो रहा है। तो एपरेंट मोशन क्या है ये समझ लीजिए। एपरेंट मोशन मोशन प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग अ रैपिड सक्सेशन ऑफ स्टिल पिक्चर्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप क्या करते हैं इसमें कि जो ऑब्जेक्ट जो रैपिड सक्सेशन होता है पॉइंट्स का, जैसे ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अगर इन पॉइंट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया कि आप फ़ोन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऐसा फील होता है कि ये मूव हो रहे हैं, जबकि कुछ नहीं हो रहा है। रियलिटी तो ये है कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो मूव होती दिखती हैं। इसका यूज किया जाता है सिनेमा में चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही है स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो विजुअल फेनोमेना होता है जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं इन अ वीविंग अ सीरीज ऑफ स्लाइटली वेरिंग पिक्चर्स। देखिए इस इमेज को देखिए, ये जो मोशन आपको दिखाई जा रही है ना, मतलब छोटे छोटे पॉइंट बन के मूव आगे हो रहा है, ये स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन है। और इसका भी क्या होता है, यूज किया जाता है मूवीज़ में। आप ये नोट ऐड कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और इंड्यूस्ड मोशन क्या होता है, यहाँ पे होता है कि वन ऑब्जेक्ट जो मूव होती है वो दूसरों को भी ये दिखा सकती है कि मूव हो रही है, हमें ऐसा लगता है। वन मूविंग ऑब्जेक्ट मे कॉज अनोदर मूविंग टू लुक लाइक इट इज मूविंग। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसा एहसास कर सकते कि ये मूव हो रही है। जैसे कि आपने देखा ना, बादल होते हैं, अगर बादल घूम रहे होते हैं तो हमें लगता है पूरा आसमान घूम रहा होता है, ठीक है ना। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड मोशन इज द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स एट नाइट विच मेक इट सीन एज इफ द मून इज मूविंग। जैसे कि आप देखते हैं रात को ना, जो चांद होता है तो वो लगता है चांद मूव हो रहा है, जबकि क्या होता है कि बादल मूव हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इंड्यूस्ड मोशन का अलग एग्जाम्पल है, इसका एपरेंट का अलग है, स्ट्रोबोस्कोपिक का अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूवी होती है, सिनेमा होता है, उसमें एपरेंट और स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन का यूज किया जाता है, इंड्यूस्ड का नहीं होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शंकु में पाया जाने वाला रसायन कहलाता है। शंकु में पाया जाने वाला रसायन कहलाता है, ये बताना है। तो शंकु मतलब कोन्स। आपको याद होगा इसके पहले जो मैं वीडियो बताया था सेंसस परसेप्शन का, वहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। हमारी जो रेटिना होती है वहाँ पर रोड एंड कोन्स होते हैं। मैं बताया था कि रोड्स किस लिए काम करते हैं, कोन्स किस लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो आपके कोन्स होते हैं वहाँ पे एक रसायन होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, याद रख लीजिए, कोन्स में जो पाया जाने वाला रसायन होता है दैट इज़ द आयोडोस्पिन। ये हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। आपको याद होगा जो रोड्स होता है वो डार्क लाइट में काम करता है, कोन्स कलर्स में काम करता है। मैं आपको इसके लिए ट्रिक भी बताया था, नहीं देखा है वीडियो तो इसके पहले वाला वीडियो है जो सेंसेशन एंड परसेप्शन का, उसको देखिए, आप समझ जाएंगे। सो इस तरह से आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आगे मिलते हैं आपसे, अब हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ सीखने के लिए। थैंक यू।